अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम जमायत नहम का मजमून पढ़ेंगे उर्दू और हमारा आज का उन्वान है मीर तकी मीर की गज़ल। मीर तकी मीर की हम गज़ल पढ़ेंगे उर्दू की। नहम क्लास की जो किताब है उसमें ये सफ़ा नंबर है 124, जिस पर हम मीर तकी मीर का तारुफ पढ़ेंगे। मीर तकी मीर जो आगरे में पैदा हुए, उनकी अगर हम तारीख पैदाइश देखें तो 1723 में वो पैदा हुए और 1810 में इंतकाल कर गए। मीर तकी मीर के मुतालिक हमें पेपर में जो MCQs आते हैं उसमें हमने लिखना होता है कि मीर तकी मीर का असली नाम क्या था। तो मीर तकी मीर का असली नाम था मीर मोहम्मद तकी, ये आपको MCQs में आएगा। उनके वालिद का क्या नाम था? उनके वालिद का नाम था मीर अली मुतकी। मीर तखल्लुस क्या करते थे? मीर का तखल्लुस था मीर। आगरे में पैदा हुए, इब्तदाई तालीम उन्होंने सैयद अमानुल्लाह से हासिल की। सैयद अमानुल्लाह कौन थे? वो उनके मीर के वालिद के मुरीद और मुंह बोले भाई थे, उनसे उन्होंने तालीम हासिल की। अक्सर किताबों में उनके चचा लिखे हुए हैं कि अपने चचा से तालीम हासिल की। बचपन ही में वालिदा रहमानुल्लाह की वफात के बाद मीर को तलाशे मुआश के लिए आगरा छोड़कर दिल्ली आना पड़ा। अब मीर तकी मीर ने अपने खुदनोश्त में जो लिखा है वो उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी मसाइल और मसाइब में गिरी हुई ज़िंदगी का जिक्र किया है। तो वो हमें पता चलता है कि जब बचपन में ही वालिद की वफात होगी, इंतहाई प्यार करने वाले जो चचा हैं, जो उनके उस्ताद भी हैं, जिन्होंने उनको पाला है, उनके भी बचपन में ही वालिद के बाद कुछ सालों के बाद उनकी भी वफात हो गई। अब बचपन है, अब पढ़ने लिखने का जो रुझान है मीर तकी मीर का, जो शौक़ है मीर तकी मीर को, वो किसी उस्ताद के साथ तो ना हो सका, एक उस्ताद का साथ तो ना मिल सका। उन्होंने दर दर की खाक छानी, मुख्तलिफ लोगों से मिले, मुख्तलिफ लोगों से तालीम हासिल की, जिनका बाकायदा जिक्र नहीं मिला। वो उनकी अपनी एक प्यास थी तालीम हासिल करने की, जिसको वो मुख्तलिफ लोगों के पास जाते, सीखते और अपनी प्यास को बुझाते। असल में उन्हें जो मारे मारे फिरना पड़ा वो तलाशे मुआश के लिए, यानी कमाने के लिए फिरना पड़ा। उन्हें एक जगह पर ठहरना नसीब ना हुआ। वो हम देखते हैं कि कैसे जब आगरा छोड़ना पड़ा अपनी जॉब के लिए, अपने तलाशे मुआश के लिए, मुआश से मुराद होता है पैसा, पैसा कमाने के लिए, तो वो दिल्ली चले गए। दिल्ली में एक नवाब के यहाँ वो मुलाजम हो गए। नवाब से मुराद है कि उस वक्त के नवाब जिनके पास जागीरें हुआ करती थी और लोग उनके पास मुलाजम होते थे, ज़रूरी नहीं कि वो मुलाजम उनकी ज़मीनें संभालने वाले होते थे। मीर जैसे जो शायर अफराद थे वो सिर्फ शायरी की ही जॉब किया करते थे, नौकरी किया करते थे। अपनी शायरी नवाब के दरबार में सुनाया करते थे, नवाब के यहाँ सुनाया करते थे और महीने की तनख्वाह पाया करते थे। तो एक नवाब के यहाँ मुलाजम हो गए जो नादर शाह के हमले में मारा गया। अब मीर को आगरा छोड़ना पड़ा, आगरे वापस आना पड़ा, दिल्ली छोड़ना पड़ा, आगरे वापस आना पड़ा। यहाँ पर भी हालात बेहतर ना रहे, फिर वो उन्हें दिल्ली वापस जाना पड़ा। पहले आगरा छोड़कर दिल्ली गए, फिर दिल्ली छोड़कर आगरा आए, फिर वापस दिल्ली चले गए। दिल्ली में खराब अमन व अमान की वजह से उन्होंने मजबूर होकर लखनऊ का रुख किया। अब ये जो लखनऊ का रुख करना है, ये मीर तकी मीर की शख्सियत में इसने एक अहम तब्दीली लाए। उसकी वजह यह है कि मीर तकी मीर की हम जब गज़लें पढ़ते हैं, उनकी शायरी पढ़ते हैं, तो हमें दहलवी दबस्तान की रुख नज़र आता है, दहलवी दबस्तान की छाप नज़र आती है, दिल की शायरी नज़र आती है। लेकिन जब वो जाते हैं लखनऊ में जाते हैं तो लखनऊ का स्टूडेंट्स लखनवी दबस्तान से जो ताल्लुक़ रखते हैं, दबस्तान से मुराद है ख्यालात की दुनिया। ख्यालात की दुनिया क्या कि एक जैसे ख्यालात रखने वाले जो लोग हैं, उनकी उन शायरों के उस ग्रोह को दबस्तान कहते हैं। अब लखनऊ में जो लखनवी दबस्तान से लोग ताल्लुक़ रखते थे वो आंख की शायरी करते थे, और जो दहलवी दबस्तान से लोग ताल्लुक़ रखते थे वो दिल की शायरी करते थे। अब मीर तकी मीर चूँकि ज़्यादा अरसा दिल्ली में रहे, कभी दिल्ली छोड़ देते आगरा आ जाते, कभी आगरा से फिर दिल्ली चले जाते, उनकी शायरी पर गहरी छाप हमें दहलवी दबस्तान की नज़र आती है।
अब उन्हें जाना पड़ा है लखनऊ, मजबूर होकर। लखनऊ जब वो चले गए हालात से मजबूर होकर, वहाँ पर जब वो मुशायरों में हिस्सा लेते, शायरों के साथ उनकी बातचीत होती और उनकी जो हमें शायरी हमने पढ़ी, शायरी में वाजिया असर लखनवी दबस्तानी बल्कि दहलवी दबस्तान का था। वहाँ नवाब आसफुद्दौला के दरबार से वाबस्ता हो गए और बाकी उम्र उसी शहर में बसर की, यानी लखनऊ में बसर की। अगर हम उनका शायरी में मुकाम देखें तो उनके मुकाम के लिए, शायरी में मुकाम के लिए तो गालिब का एक शेर ही काफ़ी है। गालिब फरमाते हैं, रेखते कि तुम ही उस्ताद नहीं हो गालिब, कहते हैं अगले ज़माने में कोई मीर भी था। जब एक इतना बड़ा शायर, एक उस्ताद शायर जो अपने सामने किसी और शायर को शायर ही नहीं मानता गालिब, वो कह रहे हैं कि ए गालिब सिर्फ तुम ही उस्ताद नहीं हो, कहते हैं कि तुमसे पहले भी एक उस्ताद गुजरा है जिसका नाम मीर हुआ करता था। यानी उन्होंने अपने आप से ज़्यादा तरजीह तो नहीं मीर तकी मीर को दी, लेकिन कहा कि सिर्फ मैं अकेला उस्ताद नहीं, मीर तकी मीर भी उस्ताद शायर है। और ये बहुत बड़े खराज तहसीन है मीर तकी मीर को। मीर को खुदाए सुखन कहा गया है। खुदाए सुखन से मुराद है कि सुखन से मुराद है बात। खुदाए सुखन के जब वो बात करते हैं, शायरी में जब अशार कहते हैं तो उसमें खुदा की बातें नज़र आती हैं। उन्होंने मुख्तलिफ असनाफ शेर में, स्टूडेंट्स असनाफ में आपको पहले बता चुकी हूँ, सिन्फ की जमा है, सिन्फ का मतलब होता है किस्म। उन्होंने मुख्तलिफ असनाफ शेर में तबा आजमाई की, तबा आजमाई तबीयत आजमाई, मगर इनकी पहचान गज़ल गोई है। मुख्तलिफ असनाफ सुखन से मुराद क्या है कि उन्होंने नज़में भी लिखी, गज़लें भी लिखी, उन्होंने दोहे भी लिखे, रुबाइयाँ लिखी। मुख्तलिफ असनाफ जो शायरी की हैं उनमें तबा आजमाई की, लेकिन असल पहचान गज़ल गोई है। वो बिलाशुबा गज़ल के बादशाह हैं। अब ये इतने अलकाब एक शख्स को एक जगह पर बैठ के एक ही किताब लिखने वाला नहीं दे सकता। उनकी किताबें बहुत ज़्यादा पढ़ी जाती हैं, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई जाती हैं। उनके शायरी का तकाबली जायज़ा लिया जाता है, मुख्तलिफ शायरों के साथ मुवाजना किया जाता है, उसके बाद उनको इस तरह के अलकाबात दिए जाते हैं। गज़ल का बादशाह एक बहुत बड़ा लक़ब है जो उन्हें एजाज़ दिया जाता है मीर तकी मीर को, कि गज़ल के बादशाह कहलाते हैं। अगर हम उनका अंदाज़े बयान देखें तो अंदाज़े बयान में खुलूस, दर्दोगाम, तरन्नुम और सादगी की बदौलत उनकी गज़लें दिल पर असर करती हैं। दिल पर असर इस तरह करती हैं कि आज भी हम जब मीर तकी मीर का कब पैदा हुए थे 1723 में, और आज भी हम जब उनकी गज़लें पढ़ते हैं तो पढ़ने वाले के जहन में ये बात आती है कि ये गज़ल मेरे लिए लिखी गई है, ये गज़ल तो मेरे दिल की कैफियत को जाहिर करती है, ना ही उससे ज़ुबान समझने में कोई मुश्किल पेश आती है। आसान ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं और बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे दिल का ये गहराई से लिखी हुई ये गज़ल पढ़ने वाले के ये दिल पर ऐसे असर करती है जैसे उसी के लिए लिखी गई है। उनकी शायराना अजमत का अहम एतराफ़ इस तरह करते हैं कि डॉक्टर मौलवी अब्दुल हक ने किताब लिखी। किताब में उन्होंने मुख्तलिफ शायरों का मुवाजना किया, कौन सा शायर दूसरे शायर से किन अपनी किताबों की वजह से बरतर है, ज़्यादा तवज्जो का हामिल है, ज़्यादा उससे शोहरत का हामिल है। तो डॉक्टर मौलवी अब्दुल हक ने मीर तकी मीर को जो नाम दिया वो सरताज शोराए उर्दू कहा, कि उर्दू के जितने भी शायर हैं उन सब में का जो सरताज है, उन सब में जो बादशाह है वो मीर तकी मीर हैं। उनके अलावा जो मुताखरीन थे, जो तारीख लिखने वाले थे, उनके बाद आने वाले थे, मुअर्रख थे, उन सब ने भी मीर तकी मीर को गज़ल का बादशाह कहा। अब उनकी तसानीफ देखते हैं। तसानीफ में एक उनकी खुद नोश्त है। खुद नोश्त यानी अपनी ही ज़िंदगी पर लिखी हुई किताब, जिसका नाम है ज़िक्र मीर। ज़िक्र मीर में उनके हालात का पता चलता है। मीर तकी मीर ने खुद अपने जो दिल के हालात और जो मुआशी हालात, घरेलू हालात लिखे, उनसे समझ आई कि मीर तकी मीर सारी ज़िंदगी मसाइल का शिकार रहे। एक उनका तज़किरा है। तज़किरा से स्टूडेंट्स मुराद है मुख्तलिफ शायरों का उसमें ज़िक्र है। उस तज़किरा का नाम है नुकातुश शोरा और उर्दू की
یہ اچھی کتابوں میں سے، عمدہ کتابوں میں سے یہ ایک کتاب ہے نکات الشعراء۔ ایک فارسی اور 6 اردو دواوین شامل ہیں۔ فارسی اسٹوڈنٹ آپ کو یاد رہے کہ دلی کی جو اس وقت زبان تھی وہ فارسی زبان تھی، اس وقت برصغیر کی بھی جو زبان تھی وہ فارسی زبان تھی۔ انگریزوں کے آنے کے بعد اس کو ختم کیا گیا۔ انگریزوں کی یہ شروع سے سازش رہی کہ ہم فارسی کو ختم کر کے ایک نئی زبان متعارف کرواتے ہیں، اور ہمارے جو شاعر تھے انہوں نے بھی فارسی چھوڑ کر جو نئی آنے والی زبان تھی، نئی رائج ہونے والی زبان تھی، اس کی طرف رخ کر لیا۔ تو میر تقی میر کا ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا ایک دیوان سے مراد ہے شاعری کا مجموعہ، وہ ایک دیوان فارسی میں ہے، باقی 6 اردو دواوین ہیں۔ دواوین کیا ہے؟ دیوان کی جمع دواوین ہے۔ باقی جو ان کے 6 مجموعے ہیں وہ اردو میں ہے۔ میر تقی میر کے متعلق اگر ہم یہاں گھنٹوں بھی بولتے رہیں تو ہمارے الفاظ ختم ہو جائیں گے، مگر میر تقی میر کی ہم شہرت کا، ان کی ہم اندازہ نہیں لگا سکیں گے کہ شاعری میں میر تقی میر کا مقام زیادہ بلند ہے یا کسی اور شاعر کا۔ جب بھی ہم اشعار کے ساتھ موازنہ کریں گے تو ہمیں میر تقی میر کا ایک ایک شعر انتہائی وزن میں، یعنی اپنی اہمیت میں بہت زیادہ وزنی ہوگا، بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہوگا۔ تو اس لیے میر تقی میر کی کل ہم غزل پڑھیں گے۔ جب ہم غزل پڑھیں گے مزید ان کے حالات زندگی کو ہم ڈسکس کریں گے، اس پر تبصرہ کریں گے، ہمیں سمجھ آئے گی کہ میر تقی میر کن مشکل حالات سے گزرے۔ ابھی آپ اپنا رجسٹر کھولیں، MCQs خود سے بنائیں کہ میر تقی میر کا اصلی نام کیا تھا، ان کے والد کا کیا نام تھا، ان کے استاد کا کیا نام تھا، وہ کب پیدا ہوئے، وہ کب فوت ہوئے، ان کی پیدائش کہاں ہوئی، آخری وقت میر تقی میر نے کہاں گزارا، ان کی کتابوں کے نام کیا تھے۔ اس کے علاوہ آپ کو کچھ سمجھ نہ آئے تو مجھ سے ضرور پوچھیں۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔